हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 23 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के करंट अफेयर्स। तो चलो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में चलते हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक इज तमिलनाडु गवर्नमेंट विल डेवलप चोलागंगम लेक सेज स्टालिन। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि चोलागंगम डैम हम बनाएंगे, लेक बनाएंगे, उसके बारे में न्यूज़ है। ठीक है, तो ये तमिल किंग राजेंद्र चोला वन के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे डिसीजन लिया गया। ठीक है, अब चोलागंगम डैम लेक है वॉज ओरिजिनली डग बाय राजेंद्र चोला वन, तो उन्होंने ओरिजिनली डग किया था ड्यूरिंग हिज नदन कैंपेन। ठीक है, और ये इरीगेशन वगैरह के लिए बहुत बेनिफिट रहा। फिर चोला डायनेस्टी की बात करते हैं तो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच की ये डायनेस्टी है। तो ये लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज़ है इन साउथ इंडिया, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और चोलास काफ़ी फेमस है अपने इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ रूल किए? तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इनका कैपिटल था तंजावुर जो तंजौर में है, एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये भी काफ़ी फेमस सिटी है। और उनके प्रोमिनेंट रूलर्स कौन कौन से थे? विजयालया चोला, राजा राजा चोला वन और राजेंद्र चोला वन। तो देखो, विजयालया चोला थे, ये फाउंडर माना जाता है इनको। राजा राजा चोला वन, इसको राजा राजा वन भी बोलते हैं। इन्होंने कंसोलिडेट किया था एम्पायर को और बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर राजेंद्र चोला वन की बात करते तो उन्होंने नेवल एक्सपेडिशंस लिया था एंड स्टैब्लिश्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम सिटी। ठीक है, फिर कोलुटुंगा वन थे जो यूनिफाइड किया था उन्होंने चोला एंड ईस्टर्न चालुक्य किंगडम को। ठीक है, समझ आया? द नेक्स्ट टॉपिक इज गोवा गवर्नमेंट विल फाइल कंटेम्प्ट लिया अगेंस्ट कर्नाटका इन सुप्रीम कोर्ट ओवर मधेई रिवर डाइवर्जन। अब देखो, जनरली क्या होता है, जब भी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है तो काफ़ी वो स्टेट एज वेल एज वो रिवर काफ़ी न्यूज़ में आ जाती है। तो अभी ये जो मधेई रिवर है उसके मधेई रिवर है उसके ऊपर कौन फाइल कर रहा है? गोवा अगेंस्ट कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, देखो ये कहाँ से आ रही है। यहाँ पे ये रिवर का वो दिखाया गया है कि देखो महादेई रिवर, ये दिख रहा है आपको, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, भांडूरा डैम भी बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये गोवा की काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिवर है। तो रिवर डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र ओवर राइपेरियन राइट्स, मतलब कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए। अब हम लीगल प्रोविजंस देखते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या हो रहा है। तो आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू प्रोवाइड एब्जुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के एब्जुडिकेशन के लिए है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है जो 1956 का, वो गवर्न क्या करता है? ट्रिब्यूनल्स को, मतलब वो बोलता है कि हम ट्रिब्यूनल्स बनाना चाहिए हमको इन सब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रखा है अंडर 131 इन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। मतलब जब भी कोई दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इट इज़ अराउंड 77 किलोमीटर लॉन्ग और 52 किलोमीटर की लेंथ है गोवा में, और इसको इट इज़ कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ गोवा ड्यू टू इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फिर यहाँ पे कलसा भंडूरी प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका ने बनाया महादेई रिवर पे, वो एक ही कंसर्न है लीगल और पॉलिटिकल कन्वेंशन के हिसाब से, कंटेंशन के हिसाब से। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आफ्टर ग्लोरियस करियर MiG-21 फाइटर जेट्स टू रिटायर इन सितंबर। तो जो MiG-21 है ना, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं इंडियन एयरफोर्स के, तो ये रिटायर होने वाले हैं सितंबर 2025 में आफ्टर ओवर 6 डिकेड्स ऑफ सर्विस। ठीक है, और विद अ सेरेमोनियल सैंड ऑफ एट चंडीगढ़ एयरबेस। तो चंडीगढ़ एयरबेस पे प्रॉपर एक सेरेमनी होगी। ठीक है, और इनको रिप्लेस किया जा रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है? तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, फिर की हाइलाइट्स की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन मेजर एयर ऑपरेशंस लाइक 1971 इंडो पाक वॉर, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, बालाकोट एयर स्ट्राइक वेयर इट शॉट डाउन अ पाकिस्तान F-16। तो किसको शॉट डाउन किया था? पाकिस्तान F-16 को शॉट डाउन किया था। नोन फॉर इट्स हाई क्रैश रेट, तो हाई क्रैश रेट के लिए जाना जाता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द फ्लाइंग कॉफिन, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लाइंग कॉफिन। ठीक है, रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A इज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड। तो जो तेजस है उसको किसने डेवलप किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, अब की फैक्ट्स की बात करते हैं। जो MiG-21 है ये सोवियत ओरिजिन सुपरसोनिक जेट फाइटर था जो इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में 1963, नोन एज इंडियाज़ फर्स्ट सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तेजस के बारे में हमने देख ही लिया। तो आई होप ये क्लियर होगा कि MiG को हम रिप्लेस कर रहे हैं तेजस से। नेक्स्ट टॉपिक इज SC नोटिस टू सेंटर स्टेट्स ऑन प्रेसिडेंट गवर्नर्स पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सेंटर को, स्टेट को, ऑन प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर से के रिस्पेक्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट की, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, उन्होंने नोटिस इशू किया टू सेंटर एंड ऑल स्टेट्स इन रेफरेंस टू अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था उसके रिस्पेक्ट में इशू किया है बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। द रेफरेंस पर्टेन्स टू क्लैरिफाइंग, अब इसमें क्या चीज़ को क्लैरिफाई करने की बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट था, किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, अब इसमें ना हमारे लिए लीगल प्रोविजंस काम की है
कि आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर है एडवाइजरी ओपिनियन लेने की सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 20 और 201 में क्या है, कंसर्न अबाउट गवर्नर्स पावर रिलेटेड टू स्टेट बिल, तो किससे स्टेट बिल के रेफरेंस में गवर्नर के पावर से रिलेटेड बात की गई है। फिर 111 में प्रेसिडेंट्स असेंट टू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, क्या चीज़, प्रेसिडेंट्स असेंट टू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। फिर आर्टिकल 254 की बात करते हैं तो कंसर्न है इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लॉज ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट, की कंकरेंट सब्जेक्ट में किसकी लॉ प्रिवेल करेगी, ये सब चीज़ों की बात की गई है। अब की फैक्ट्स में देखो कि फेडरलिज्म को समझाया गया है कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर डिवाइड होता है सेंट्रल अथॉरिटी और रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेड्यूल 7 आर्टिकल 1, ठीक है। वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब दिया गया था, केशव नंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है। इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कुछ इसमें लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, तो जैसे सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ये सब, ठीक है, क्लियर है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर बायोस्टिमुलेंट्स नाउ अंडर एग्री मिनिस्ट्री स्क्रूटनी। तो बायोस्टिमुलेंट्स के बारे में हमने अभी 3 दिन पहले फिर से पढ़ा था, तो अब आज हम रिपीट कर रहे हैं। तो बायोस्टिमुलेंट्स क्या हैं, हमको ये देखना है। तो अभी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जो शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अर्ज किया है एनफोर्स फोर्स्ड टैगिंग ऑफ नॉन फर्टिलाइजर और बायोस्टिमुलेंट्स। तो बायोस्टिमुलेंट्स की फोर्स टैगिंग की बात की गई है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन्वॉल्व है। और ये किस एक्ट के अंदर किया जा रहा है, सर्टिफिकेशन अंडर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO 1985, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसमें ये देखना है बायोस्टिमुलेंट्स होते क्या है। तो ऐसे सब्सटेंसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और इसमें सेंट्रल बायोस्टिमुलेंट कमेटी है, वो ओवरसी करती है इसके रेगुलेशन और अप्रूवल को। ये हमने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर भी देख लिया और सेंट्रल बायोस्टिमुलेंट्स कमेटी भी देख ली। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 22 मेडिकल टीम्स टू कर्ब डेंगू मलेरिया इन पटना। तो पटना के लिए स्पेशल 22 मेडिकल टीम्स बनी हुई हैं जो डेंगू और मलेरिया को कर्ब करने पे स्पेशल फोकस करेंगी। तो इसमें क्या होगा, एंटी लार्वर स्प्रे ड्राइव्स होंगे, लार्विसाइड केमिकल्स दिए जाएंगे अलग अलग हॉस्पिटल में स्प्रे करने के लिए। तो अब मलेरिया और डेंगू की बात हुई है, तो हम ये देख लेते हैं कि फैक्ट्स में कि मलेरिया क्या है, डेंगू क्या है। तो ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है दोनों, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होते हैं। और मलेरिया में कौन सी, एनोफिलिस मॉस्किटो इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम। अब डेंगू की बात की जाए तो ये वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, 2 लाख कंज्यूमर्स इन पटना टू गेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात भी हमने कर चुकी है कि पटना में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात हो रही है। तो कितने लोग, 2 लाख कंज्यूमर्स को मिलेगा अप टू 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, ठीक है। अब की हाईलाइट्स देखते हैं, वही 125 यूनिट्स पर मंथ एंड हैविंग लेस देन 1 किलोवाट लोड, जिनका 1 किलोवाट लोड से कम है वो। ये अब इसमें स्कीम कौन सी इन्वॉल्व है, जैसे अब सौभाग्य स्कीम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ये 2017 में लॉन्च की गई थी यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रूरल और अर्बन एरिया में। वैसे एक उदय है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 2015 में, जो बेसिकली क्या है कि अपने यहाँ की अपने यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज बहुत ज़्यादा डेट में है, तो उनको स्टेट हेल्प करेगी एक तरीके से, ठीक है, समझ आया ये। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इसमें प्रीलिम्स के एग्रीकल्चरल रिसर्च टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विद इन ब्रिक्स फ्रेमवर्क। तो कैसे ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंदर हम एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च पे फोकस करेंगे, तो उसके लिए बात हो रही है। तो इसमें देखो, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बात की जाएगी एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और प्रिसिशन एग्रीकल्चर के लिए। और की गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम है और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम है, ठीक है। अब हम ICR के बारे में देखते हैं। तो ICR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एपिक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है एग्रीकल्चरल एजुकेशन को और रिसर्च को, ठीक है। वैसे ही ब्राज़ील की कौन सी बॉडी है, EMBRAPA। वैसे फाइटो सिस्टम है जो अलाउ करता है पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट्स। ये ज़रूरी होते हैं ना, आपको पता होगा जब अपन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। और गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है जो सर्टिफिकेशन देने में हेल्प करती है इंडियन एक्सपोर्टर्स टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अब ब्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है, उसमें प्रेजेंटली अभी कितनी 10 कंट्री है। कौन कौन सी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया जो भी लेटेस्ट ज्वाइन करी है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन मूव ऑन करते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस में दो टॉपिक हमको पढ़ना है। फर्स्ट है ट्रैकिंग इंडियाज़ क्लाइमेट गोल्स। तो इसमें ना देखो पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर बात की गई है, तो इसमें काम की चीज़ यही है कि हमको क्या करना है और पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, इसलिए मैंने इसका अलग से क्रक्स नहीं लिखा है क्योंकि पूरा आर्टिकल में ये अलग से दिया हुआ है।
तो ये 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें बोला गया था अचीविंग 50% शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज इन टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, ठीक है। तो इंडिया ने इस चीज़ को मीट कर लिया है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी मेट वन ऑफ इट्स 3 की क्लाइमेट कमिटमेंट्स, ये वाला नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज वाला इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो अब इसमें टारगेट है, ये हमको एकदम याद रखना है, बाय हार्ट करना है। 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से आनी चाहिए। फिर एमिशन इंटेंसिटी को रिडक्शन करना है 45% बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल, और एक एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है 2.5 से 3 बिलियन टन का ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ठीक है। 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट। अब अचीवमेंट्स, तो हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो रिन्यूएबल्स में जून 2025 के हिसाब से इंडिया की इंस्टॉल्ड, देखो अब मैं एक बात बोलूँ, ये जो है ना, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हुए हैं ये सब आप याद नहीं करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आपको ना इसका जो एनालिसिस है ना वो ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको एनालिसिस बताती हूँ। ये जो चैलेंजेस वाला पार्ट है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे यहाँ चैलेंज क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये बढ़ जाएगी सिग्निफिकेंटली, और उसके बाद भी कोल अभी 56% कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि 50% हम अचीव कर चुके हैं नॉन फॉसिल सोर्सेज से, लेकिन अभी भी जो कोल है, कोल वाला कंपोनेंट है, वो टोटल पावर कंजम्पशन में 56% अकाउंट कर रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन टेक्नोलॉजी में। और डाटा अलग अलग इंडिकेटर्स के ना हमारे पास कुछ कुछ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको डाटा सेट मेंटेन करना बहुत एसेंशियल है। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो जो हमने इश्यूज़ देखे उसी को देखना है। तो हमको एक्सपैंड करना है सोलर और विंड एनर्जी, रूफटॉप सोलर, ऑफशोर विंड एनर्जी। फिर एक्सेलरेट करना है ग्रिड अपग्रेड को और स्टोरेज सिस्टम को। एनहांस करना है एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को। एनर्जी एफिशिएंसी लाना है इंडस्ट्रीज़ में। प्रमोट करना है इनोवेशन और ग्रीन फाइनेंसिंग को, और फोकस करना है टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस में, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चाइना इंडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर बुद्धिज़्म। तो ये थोड़ा कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल, और आप सभी को पता है कि चाइना और इंडिया दोनों में बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता है, और इंडिया में तो बुद्धिज़्म का ओरिजिन है, ठीक है। तो डिबेट किस चीज़ पे, इंडिया चाइना ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयन बुद्धिज़्म, स्पेशली रिगार्डिंग सक्सेशन ऑफ दलाई लामा, द यूज़ ऑफ स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी फॉर पॉलिटिकल एंड्स एंड कंट्रोल ओवर मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड पिलग्रिमेजेस। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही। तो स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया चाइना की राइवलरी जनरली किस चीज़ पे रहती है, ट्रेड, मिलिट्री, ओशियंस, इन सब चीज़ों पे। लेकिन अभी क्या चीज़ पे है, फेथ एंड सॉफ्ट पावर वाली चीज़ पे। तो जो सक्सेशन बैटल है 14th दलाई लामा का, ये जियोपॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट होते जा रहा है स्पेशली, और उसका इम्प्लीफिकेशन कहाँ कहाँ है, इम्प्लीकेशन लद्दाख, सिक्किम, तवांग और भूटान वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे हमारा डिस्प्यूट चलता रहता है ना, इसलिए। तो चाइना का क्या कैंपेन है कि सिंस 1950 चाइना हैज़ एम टू टर्न बुद्धिज़्म इनटू अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो मतलब बुद्धिज़्म को वो एक टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट की जैसे यूज़ करता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इट सपोर्ट्स प्रो चाइना मॉन्क्स स्पेशली फ्रॉम नेपाल एंड भूटान एंड यूजेस बुद्धिस्ट साइट्स लाइक लुम्बिनी एज सॉफ्ट पावर टूल्स। चाइना ऐसा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। तो इंडिया दलाई लामा को होस्ट करता है, और तिब्बतन एक्साइल गवर्नमेंट है यहाँ पे। फिर तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस यहाँ पे देखी जाती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। और इंडियन एफर्ट्स लैक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन एंड स्टेट लेवल फंडिंग। तो बेसिकली हमारे यहाँ थोड़ी फंडिंग की दिक्कत आती है, ये बताना चाह रहा है। अब दलाई लामा का सक्सेशन इशू हम थोड़ा डील कर लेते हैं, क्योंकि ना इंडिया चाइना में बहुत इशू उन्हीं के कारण होता है। तो चाइना इज़ एक्सपेक्टेड टू अपॉइंट इट्स ओन दलाई लामा विद इन इट्स टेरिटरी यूजिंग गोल्डन उर्न सिस्टम। तो गोल्डन उर्न सिस्टम होता है, उसके हिसाब से वो खुद अपॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। और दिस में लीड टू प्रॉक्सी स्पिरिचुअल कोल्ड वॉर अक्रॉस हिमालयन मोनास्ट्रीज। तो इससे क्या हो सकता है कि प्रॉक्सी स्पिरिचुअल कोल्ड वॉर हो सकता है मोनास्ट्रीज के बीच में। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का इशू होगा, आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड्स क्रिएट होंगे, और डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको करना क्या चाहिए, बेसिकली देखो ये आर्टिकल ना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में था इसलिए अपन डील कर रहे हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया मस्ट डेवलप कोऑर्डिनेटेड बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहिए, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। फिर स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट करना चाहिए हिमालयन मोनास्टिक नेटवर्क्स के साथ, और ग्लोबल एडवोकेसी ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि इंडिया को ऐसा ओवरसी किया जाएगा कि प्रोटेक्टर ऑफ ऑथेंटिक बुद्धिस्ट हेरिटेज, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशंस के कल्चरल अलाइंसेस में हम हेल्प कर रहे हैं, एंड फेथ डिप्लोमेसी क्रिएट कर रहे हैं, फेथ डिप्लोमेसी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन देखेंगे शाम की वीडियो में कि इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।